सलाम दोस्तों। तैमूर खान कराची से हूँ लेकिन पाकिस्तानी हूँ दोस्त। कहना ये था कि रियाद से खबर आई है कि अबू धाबी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। हुआ कुछ यूँ कि जब वो शख्स अपनी ब्रांड न्यू कार की सफाई कर रहा था तो उसने देखा कि उसका 1.5 साल का बेटा एक लोहे की कील से नई गाड़ी के दरवाजे की साइड पर स्क्रैच लगा रहा है। बाप गुस्से में आ गया और वो अपने हाथ में मौजूद हथौड़े से बच्चे के हाथ पर मारने लगा। गुस्सा ख़त्म होते ही बाप को जब समझ आया कि ये उसने क्या हरकत कर दी है तो वो फौरी तौर पर बेटे को हॉस्पिटल ले गया, जहां मालूम हुआ कि फ्रैक्चर की वजह से बेटे के सीधे हाथ की उंगली ज़ाया हो गई है। बच्चे ने अपने हाथ को देखते हुए बड़े मासूमाना अंदाज से अपने बाप से पूछा कि बाबा मेरी उंगली दोबारा कब आएगी। ये सवाल बाप पर बिजली की तरह गिरा और वो बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसने गाड़ी को आग लगा दी। रोता हुआ जलती हुई गाड़ी के सामने बैठ गया और अपने बेटे के साथ जो कुछ हुआ उस पर अफसोस करने लगा। अचानक उसकी नज़र गाड़ी पर बच्चे के लगाए गए स्क्रैच पर पड़ी तो लिखा हुआ था, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो बाप ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और उसने उसी वक्त जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कहानी ख़त्म। कहानी ख़त्म नहीं, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए थोड़ी देर के लिए दोबारा शुरुआत से कहानी की तरफ चलते हैं। रियाद सऊदी अरब का शहर है और अबू धाबी यूएई में वाक़ है। तो रियाद में होने वाले वाक़े से अबू धाबी पुलिस का क्या कनेक्शन हुआ? हथौड़े का पूरे वाक़े से क्या ताल्लुक़? क्या कोई ब्रांड न्यू कार को साफ़ करते वक्त हथौड़े का इस्तेमाल करता है? हथौड़े को तो छोड़ें जनाब, ब्रांड न्यू कार को कोई साफ़ ही क्यों करेगा? और क्या इतना छोटा बच्चा बोल कर कह सकता है कि बाबा मेरी उंगली दोबारा कब आएगी? बेटा 1.5 साल का है। क्या 1.5 साल का बच्चा ये जुमला लिख सकता है कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जब बाप ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली तो दोस्तों उसे पुलिस ने गिरफ्तार कैसे कर लिया? कुछ समझे? दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, ये सब ज़्यादातर सियासी, मजहबी और फिरके वाराना पोस्टें और ख़बरें इसी तरह से मिर्च मसाला लगाकर तेज़ और हस्बे ज़ायका नमक डालकर ख़बर को नमकीन बनाकर गोल मोल करके हम तक पहुँचाते हैं और हमारा दिमाग और हमारी सोच हमसे इस तरह से चोरी कर लेते हैं कि हमें महसूस तक नहीं होता। हम जज्बात की रूह में बहकर बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए रद्द अमल का शिकार हो जाते हैं और अक्सर इसी तरह की झूठी और बनावटी खबरों की लपेट में आकर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता के बहन भाइयों से भी अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। एक और दिलचस्प स्टोरी सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनेंगे तो मज़ा आएगा। 1920 में रूस का एक बहरी जहाज़ खाम तेल लेकर किसी दूसरे मुल्क जा रहा था। ये जहाज़ अचानक अपने रूट से हटा, समंदर में मौजूद एक चट्टान से टकराया और टूटकर समंदर में डूब गया। इस हादसे के बाद जहाज़ के कप्तान को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे हादसे की वजह पूछी गई। जहाज़ के कप्तान ने बताया कि वो जहाज़ के डेक पर खड़ा था, आसमान बिल्कुल साफ़ था कि अचानक आसमान से आबशार की तरह जहाज़ के डेक पर पानी गिरा और पानी के साथ ही आसमान से एक मोटी ताज़ी भैंस नीचे गिरी। भैंस के गिरने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ा और ये जहाज़ चट्टान से टकरा गया। जहाज़ के कप्तान की जानिब से ये एक अजीबोगरीब किस्म का जवाब था और कोई भी नॉर्मल शख्स इस स्टोरी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर है ये कैसे मुमकिन है कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो और आसमान से अचानक आबशार की तरह पानी गिरे और साथ ही एक भैंस भी ज़ोरदार धमाके से नीचे आ गिरे। ऐसी कहानी पर भला कौन यकीन करेगा? कप्तान की बात पर भी किसी ने यकीन नहीं किया। ऑयल कंपनी ने उसको झूठा करार दे दिया, पुलिस ने उसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और आखिर में माहिरीन नफ्सियात की टीम ने भी कप्तान को पागल और नफ्सियाती मरीज़ करार देकर उसे पागल खाने में दाखिल कर दिया, जहां कप्तान 20 साल तक कैद रहा और दौरान कैद कप्तान हकीकतन पागल हो गया। इस वाक़ये के 20 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने अपनी याददाश्तों पर मबनी एक किताब शाया की। इस किताब में अफसर ने इंकिशाफ किया कि 1920 में एक जंगल में आग लग गई थी और उस अफसर को आग बुझाने का टास्क दिया गया था। तो उस अफसर ने एक हेलीकॉप्टर के साथ एक पानी का बड़ा टैंक बांध लिया। वो उस टैंक को झील में डुबोकर इसमें पानी भरता और जंगल के ऊपर ले जाकर पानी आग पर गिरा देता और टैंक भरने के लिए दोबारा झील पर चला जाता। वो एक बार पानी का टैंक लेकर जा रहा था कि अचानक उसे टैंक के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि जैसे टैंक के अंदर कोई ज़िंदा चीज़ चली गई है और अगर उसने फ़ौरन टैंक खाली ना किया तो उस चीज़ की उछल कूद से उसका हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर गिर जाएगा। इसलिए अफसर ने फ़ौरन हेलीकॉप्टर को आबादी से दूर करके करीब ही मौजूद समंदर में ले जाकर टैंक खोल दिया
ٹینک سے پانی آبشار کی طرح سے نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی بھینس بھی نیچے گری. کہانی ختم. اب آپ ایئر فورس کے افسر کی کہانی کو کپتان کی کہانی سے جوڑ کر دیکھیے. آپ کو سارا کا سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہوتا دکھائی دے گا. جس کپتان کو سب پاگل اور نفسیاتی مان چکے تھے، اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھنے کے بعد وہی کپتان ایک بے قصور اور معصوم انسان دکھائی دے گا. ہمارا میڈیا بالکل ایسا ہی ہم پاکستانیوں کے ساتھ کر رہا ہے. جی ہاں، مہنگائی کا تو رونا روتا ہے، مگر کم تنخواہ اور کم آمدنی کا کہیں ذکر نہیں کرتا. اسٹریٹ کرائم، چوری ڈکیتی کے واقعات کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن ان کی روک تھام کے ذمہ دار اداروں کے سربراہان سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ آخر لوٹ لو پاکستان، لوٹ لو کراچی کب تک چلتا رہے گا. مارکیٹ کی دکانوں میں بکنے والی ناقص اشیاء کی نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن کوالٹی کنٹرول کے اداروں سے سوال نہیں کرتا کہ یہ ناقص اشیاء، یہ ناقص مصنوعات مارکیٹ میں آتی ہی کیوں ہیں. میڈیا چھوٹے دکاندار اور چھوٹے تاجروں کو جا کے تنگ تو کرتا ہے کہ مہنگی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو، لیکن ان سرمایہ داروں سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا جو سیاسی اثر و رسوخ رکھنے کی وجہ سے جب چاہے بدماشی سے چینی، آٹا، گندم، دالیں وغیرہ وغیرہ بلیک یعنی مہنگا کر کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. سیاسی تنظیموں کو اپنی انتخابی سرگرمیاں کرتے ہوئے تو دکھاتا ہے، اپنے پیسے بناتا ہے، لیکن امیدواروں سے یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ تم نے پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے حلقے کے لوگوں کو وہ کون سی سہولیات مہیا کی ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ کون سی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ ووٹ مانگ رہے ہو. حکمرانوں کی خواہش پر ہمارا میڈیا مصیبتوں میں گری پریشان حال روتی ہوئی قوم کے حالات کو اس طرح سے الٹ پلٹ کر سنائی گئی کہانی کی طرح رخ بدل کر دکھاتا ہے کہ جیسے یہ ہماری قوم کے خوشی کے آنسو ہوں. نیوز چینل تو نیوز چینل، اب تو پاکستان میں ایسے صحافی بھی نہیں رہے جو غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر ہم پاکستانیوں کے حقوق کے لیے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں صحافت کے دائرے میں رہ کر ایمانداری سے انجام دینے کے لیے تیار ہوں. سب نے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا تھام رکھا ہے اور اپنے چینل پر اپنے پسندیدہ پارٹی کے جھوٹے منشور کے ڈنکے بجائی دیتے سنائی دیتے ہیں. میڈیا نے ہمیں یہ تو بتایا کہ بجٹ 2023-24 کے مطابق پاکستان میں تمام صوبائی حکومتوں کی جانب سے مزدور کی کم سے کم تنخواہ 30 سے 35 ہزار کے درمیان مقرر کی گئی ہے، جو کہ ظاہر ہے ایک چھوٹی سے چھوٹی فیملی کے لیے بھی مہینے بھر کے اخراجات کے لیے کسی طریقے سے کافی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ملک کا 70% سے زائد طبقہ اب بھی 30 ہزار سے کم تنخواہ پر مزدوری کرنے پر مجبور ہے. پر اس معاملے پر ہمارا میڈیا اندھا، بہرا اور گونگا بنا ہوا ہے. یہ حالت ہے ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کی. باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے. صحت و زندگی نے اجازت دی تو پھر بات کریں گے. اگر میری باتوں نے آپ کے دل و دماغ پر ٹک ٹک کی ہو تو اپنا سمجھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ کراچی سے ہوں لیکن پاکستانی ہوں دوست.